रईस की बुलंद و बाला इमारत से सह पैर ढल रही थी। रईस इस वक्त मुराद आलम के साथ डाइनिंग रूम में था। उरूज़ा, मुराद और अक्सर तीनों लंच इकट्ठे ही करते थे। इस वक्त भी खाने की मेज़ पर हल्के फुल्के सलाद के साथ फ्रेश जूस रखा था। मुराद आलम लैपटॉप लिए बैठा था। फरवा और इसकी टीम की सिलेक्शन हो चुकी थी। फजर की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। जवाब क्यों नहीं दे रही है वो? जूस का गिलास उठाए रईस मोबाइल हाथ में पकड़े स्क्रीन को खो रहा था। इसके साथ वो एक एक घूंट जूस का भी ले लेता। तुम्हें जल्दी किस बात की है? रईस ने उल्टा सवाल किया और तभी फजर की ईमेल मौसूल हुई। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक लाइन में साफ साफ लिखा था। ये क्या बकवास है? मुराद की आंखें फैली। इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? इसने फौरन रिप्लाई किया। चेहरे के ज़ाविये बिगड़े हुए थे। फजर महराज ने इसे इनकार किया कैसे? हिम्मत कैसे हुई डाइन की? बस नहीं चल रहा था। वो सामने होती तो गला दबा देता। मैं रईस में काम नहीं करूँगी। वो अपने सवाल और इसके जवाब ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुना रहा था। रईस की पेशानी पर शिकने उभरी। तो फिर क्या करोगी? उल्टा सवाल। मैं रईस के साथ काम करूँगी। दोनों जुमलों में बड़ा फ़र्क था। रईस की उभरने वाली हंसी भी साख्ता थी। इसका चेहरा सूख पड़ा। सर्द आंखों का तासुर नरम पड़ गया। आउच! लिटिल मिस ऑन मिशन। ओह! छोटी साहिबा मिशन पर रवां है। वो महसूस हुआ। एहसान फरामोश औरत। ख्वाब तो देखो ज़रा इसके। मुराद आलम के शरीर में तो जैसे शरारे भर गए। मुझे इसका दावा पसंद आया। वो गैर संजीदा दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्या समझती है खुद को। लैपटॉप हटाया, वो जल्द कुट रहा था। रिलैक्स रहो यंग मैन, इसकी अपनी चॉइस है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। रईस इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता अपने गिलास उठाए बाहर निकल गया। जबकि मुराद इस दिन को कोस रहा था जब इसकी मुलाकात फजर मेराज से हुई थी। दूसरी जानिब फजर टैक्सी में बैठे वापसी के सफ़र पर रवां थी। दोनों जानिब बुलंदोबाला इमारात के दरमियान बनी शाहराह पर गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इसके आसाब काफ़ी हद तक ढीले पड़ चुके थे। मुराद आलम को मना करके तो दिली सुकून मिला था। गाड़ी की खिड़की से टेक लगाए इसने अपने गुज़रे कई महीनों का तजिया किया और फिर वो बेसाख्ता हंस दी। विलियम ने ठीक कहा था कि कुछ सालों बाद जब वो हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही होगी तब इसे अपने खुदकुशी की कोशिश पर हंसी आएगी। पर इसे तो अभी से आ रही थी। अरसल इसके दिल, दिमाग और नसों से बिल्कुल ही गिर गया था। अब इसका होना ना होना एक बराबर था। इसे खुद पर हंसी आ रही थी कि वो एक कम ज़र्फ़ इंसान से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी थी। इसे हंसी आई कि वो वक्ती जज्बाती को मोहब्बत समझ बैठी थी। हाँ, वक्ती जज्बात जो हमारी आदत बन चुके होते हैं और हमें लगता है कि वो मोहब्बत है, हालांकि वो तो बस फरार की एक राह होती है। वो वाहिद शख्स था जिससे फजर ने पूरे दिल से वफा की थी, पर बदले में धोखा ही मिला। वो अब सोच रही थी कि अरसल के होते हुए क्या वो इन बुलंदियों तक पहुंच पाती जहां इसे राज करना था। कभी नहीं। वो तो इसके लिए अपनी पहचान तक मिटाने को तैयार थी। पर कुदरत के फैसलों में इतनी हिकमत होती है कि इंसान इसे वक्त पर समझ ही नहीं पाता। अरसल का जाना इसकी ज़िंदगी से कितना ज़रूरी था ये फजर मिराज को आज समझ आया था। गहरा सांस लेकर खुद पर आने वाली सभी तकलीफ़ों को कबूल किया जिन्होंने इसे आज यहाँ तक पहुँचाया था। हमारी ज़िंदगी में आने वाली सारी तकलीफ़ें अपने साथ इतना कुछ सिखाने को लाती हैं कि हम रोने धोने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। इस वक्त भी वो खुली आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। वो ख्वाब जिनकी ताबीर के लिए वो रात दिन मेहनत करने को तैयार थी। वो ख्वाब जब तक पूरे ना हो जाते इसके लिए नाइटमेयर्स बने रहते। और इसने खुले दिल से अपने सारे नाइटमेयर्स को खुशामदीद कह दिया था। एडिनबरा में उतरी ये रात हसीन थी क्योंकि बादल टिप टिप बरस रहे थे। ठंडी हवाएं और हल्की बूंदों ने पूरे एडिनबरा को अपनी लपेट में ले लिया था। यूँ लगता था जैसे मिस्टर अल्बर्ट के घर रोशनियों का सैलाब उमड़ आया हो। लोग
زیادہ لوگ نہیں تھے پر خاص سبھی موجود تھے۔ نسا مسٹر جوزف کے ساتھ نکل گئی تھی جبکہ ولیم جارج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جارج ہلکے سرمئی رنگ کی ڈریس شرٹ کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ڈریس شرٹ سفید تھی اور نفاست سے جمے بالوں کے سنگ وہ اتنا پروقار اور وجیح لگ رہا تھا کہ اسے دیکھے دل لگتا تھا۔ اس سے اب بڑے بھائیوں والی وائبس آتی تھیں۔ ولیم اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ خاکستری پینٹ پر خاکستری گول گلے والی شرٹ اور اوپر سیاہ جیکٹ پہنے وہ فارمل حلیے میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جارج نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ یوں بھی ولیم کو ڈنر سوٹ پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اب تو ناراضی چھوڑ دو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جارج کو دیکھتے ہوئے ولیم نے کہا، یہ آج کی رات گزرنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جارج نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم جانتے ہو مجھے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ولیم نے بے بسی سے اپنی صفائی پیش کی۔ جارج خاموش رہا، یوں ہی جبڑے بھیجے بیٹھا گاڑی چلاتا رہا۔ جارج، ولیم سے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تم کچھ دیر خاموش رہ سکتے ہو؟ بھوئیں سکیڑے اس نے پوچھا۔ ولیم کی جانب ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ جارج کا اسے یوں نظر انداز کرنا ولیم کو کھائے جا رہا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مسٹر البرٹ نے جیکب سمیت انہیں خوش آمدید کہا۔ جیکب نے تڑپ پر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر جارج کا سوال نہ ہوتا تو ولیم بھی وہاں کبھی نہیں آتا۔ مسٹر جوزف نسا سمیت پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ مسٹر جوزف سفید ڈنر سوٹ میں تھے جبکہ نسا ہلکے رنگ کے نیلے رنگ کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ مسٹر البرٹ انہیں اندر لے آئے۔ مسٹر جوزف اب باقی مہمانوں سے مل رہے تھے۔ جارج نے بھی ان کی حمایت کی جبکہ نسا اور ولیم خاموش کھڑے رہے۔ نسا کا چہرہ بھی تاثرات سے عاری تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولیم نے اسے دیکھتے پوچھا جو کہ جیکب کی نظروں کو محسوس کرتے غیر آرامدہ محسوس کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ تبھی داخلی دروازے پر جینی رابرٹ اپنی اسسٹنٹ اینا کے ساتھ داخل ہوئی۔ اینا سیاہ چمکتی ہوئی پینٹ پر سلک کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جبکہ جینی پنڈلیوں تک آدھے گہرے نیلے رنگ کے چست لباس میں تھی۔ ہاتھ میں سلور رنگ کا والیٹ تھا۔ جینی کی نظروں کے تعاقب میں اینا نے مسٹر جوزف، جارج اور ولیم کو دیکھا۔ یہ بتاؤ، ان میں سے باپ کو دیکھنا ہے یا بیٹوں کو؟ اینا نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ جس کو دل کرے دیکھو، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ پہلے مسٹر جوزف سے ملی، پھر جارج سے ہائے ہیلو کی۔ ابھی بھی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا نیلی آنکھوں والی جینی رابرٹ ہمیشہ کی طرح حسین ہی لگ رہی ہوگی۔ پھر وہ ولیم اور نسا کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہائے نسا، کیسی ہو؟ اس نے نسا کو گلے لگاتے پوچھا۔ نظریں ولیم پر جمی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تقریبات سے بھاگتا آیا تھا اور آج بھی اتنا ہی بیزار ہی لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس نے ولیم سے براہ راست پوچھا جو مسکرا بھی نہیں پایا، بس ہلکا سا سر کو خم دیا۔ بال مہمانوں سے بھر کیا لکھا ہوا یار یہ ہال مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ میڈیا کے زیادہ لوگ نہیں تھے پر پریس کے 2 لوگوں کو بلایا گیا تھا جو مسٹر البرٹ کے خاص تھے اور ان کی ہر تقریب کی کوریج وہی کرتے تھے، ایک رپورٹر تو دوسرا کیمرہ مین، اور وہی تصویریں چھپتی تھیں، وہی الفاظ لکھے جاتے تھے جنہیں مسٹر البرٹ منظور کرتے تھے۔ یونیفارم پہنے ویرے ہاتھ میں مختلف مشروبات کی ٹرے اٹھائے گھوم رہے تھے۔ ان کے قریب بھی بیرا آیا تھا تو نسا اور ولیم نے اورنج جوس اٹھا لیا جبکہ جینی نے وسکی ملا مشروب اٹھایا۔ نازک پیندے والے گلاسوں کو آپس میں چیئرز کی صورت ٹکرانے کے بعد وہ اب گھونٹ پی رہے تھے۔ جارج دور سے بھی جینی کی نظریں ولیم پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسے اپنے اندر الاؤ جلتا محسوس ہو رہا تھا پر وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف مسٹر البرٹ کے ساتھ تھے جبکہ جیکب اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نسا کی جانب شوخی نظریں اٹھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بات چیت چلتی رہی، پھر مسٹر جوزف اور البرٹ ہال کے آخر میں بنے 2 فوٹوں سے اسٹیج پر جا کھڑے ہوئے۔
लेडीज एंड जेंटलमैन। इसने हाथ में पकड़े गिलास को स्टील के चम्मच से बजाते सबको अपनी जारी मुतवज्जा किया। आज की ये शाम बहुत ख़ास है। दोनों को एक साथ खड़ा देखकर सब समझ गए थे कि वाकई कोई धमाका होने वाला था। मैं और जोसेफ सालों से एक दूसरे के साथ हैं। हमारी दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती जा रही है और अब वक्त आ गया है जब हमने फैसला किया है कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। विलियम ठिठक गया। अल्बर्ट ने मिस्टर जोसेफ की जानिब इशारा किया कि बाकी बात वो करे। तो आज ही इस हसीन शाम में मैं अपनी इकलौती बेटी निसा जोसेफ का हाथ अल्बर्ट के बेटे और हमारे चमकते सितारे जैकब के हाथ में देना पसंद करूँगा। विलियम ने हैरत से निसा को देखा। यहाँ आओ निसा, मिस्टर जोसेफ ने इसे पुकारा। निसा ने एक नज़र विलियम पर डाली जो हैरत से इसे ही तक रहा था। इसे किसी ने नहीं बताया था कि आज ही तकलीफ का मकसद क्या था। और फिर निसा तो इस रिश्ते से राज़ी ही नहीं थी। वो हैरत और सदमे से निसा को देखे गया, जिसने प्लीज़ विलियम बुड़बुड़ाते हुए इसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। इसे कोई भी ड्रामा न करने की दरख्वास्त की। विलियम अपनी जगह पर ही जम गया, जबकि निसा हौले हौले कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ी। इसके सामने ही अब स्टेज पर मिस्टर जोसेफ की एक जानिब निसा थी, जबकि मिस्टर अल्बर्ट की दूसरी जानिब जैकब खड़ा था। मंगनी की रस्म नहीं थी, फिर भी दोनों को बुलाकर एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया गया था। वो मज़ीद कुछ कह रहे थे, पर विलियम सुन ही नहीं पाया। जैकब निसा की जानिब झुके सरगोशी कर रहा था। निसा का चेहरा सूख पड़ा था और विलियम सबके कड़े मराहिल से गुजर रहा था। अगर निसा इस रिश्ते से खुश होती तो वो यकीनन भंगड़े डालता, पर इस वक्त इसका खून जल रहा था। अगर तुम हाँ कर देते तो आज हम भी वहाँ होते। जेनी ने ज़रा सी इसकी जानिब झुकते सरगोशी की। विलियम ने ज़ख्मी निगाहों से इसे देखा। इन निगाहों में बहुत कुछ था। जेनी की मुस्कुराहट सिमट गई। वो नज़रें मोड़ गया। वो मज़ीद कुछ नहीं कह पाई। जानती थी कि वो सबके कड़े मराहिल से गुजर रहा था, इसीलिए मज़ीद कुछ भी कहना तर्क कर दिया। जबकि दूसरी जानिब ऐना जॉर्ज के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसकी पूरी हिस्सियात विलियम और जेनी पर लगी थी। कुछ देर बाद डांस शुरू हुआ। हॉल के सभी लोग किनारों पर सिमट गए और दरमियान में हाथों में हाथ डाले कई जोड़े हल्के सिरों में बजते म्यूज़िक पर रक्स करने लगे। इनमें से एक जोड़ा जैकब और निसा का था। जैकब विलियम को जलाने के लिए जानबूझकर निसा को तंग कर रहा था। वो इसे छू रहा था, इसे गैर आरामदेह महसूस करवा रहा था। विलियम ने इसके चेहरे पर कमीनापन देखा था। इसे अपना सांस सीने में ही घुटता महसूस हुआ। इसे अपना आप एक कैदी से ज़्यादा न लगा। जोसेफ पैलेस का वो कैदी जिसके सहारे पर काट दिए गए थे। वो रुख मोड़े खाने से सजे लवाजमात की मेज़ों की जानिब बढ़ा और पानी का गिलास उठाकर गदागद पी गया। सीने में जलती आग फिर भी न बुझी। जॉर्ज एक जानिब अपने किसी जानने वाले से महवे गुफ्तगू था। मिस्टर जोसेफ भी मुतवज्जा नहीं थे। विलियम में इस पर दोनों हथेलियां जमाए खड़ा था। इसके जबड़े भींचे हुए थे और आंखों से लहू टपक रहा था। जेनी इसकी पल पल बदलती हालत देख रही थी। कुछ देर बाद डांस ख़त्म हुआ तो जैकब इसी की जानिब आया। विलियम हथेलियों के सहारे गर्दन झुकाए खड़ा था। हेलो ब्रदर इन लॉ। विलियम की जानिब झुकते इसने खबासत से सरगोशी की। विलियम ने सीधा होते एक नज़र जैकब को देखा, जो तपाने वाली मुस्कुराहट लिए खड़ा हुआ था। मेज़ की दूसरी जानिब चमकती ग्लास वॉल पर बारिश के कतरे टिप टिप बहते दिखाई दिए। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी बहन से दूर रहो वरना तुम हशर नशर कर दोगे। वो डरामाई अंदाज में बोला। देख लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात कीड़े जैसी भी नहीं है। वो इसे सुलगा रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने पूरे कद से खड़े थे। विलियम की आंखों से शोले निकल रहे थे, यूं जैसे वो अभी जैकब को जलाकर खाक कर देगा। कत्थई बाल उलझे हुए दिखाई देते थे। मुझ पर और अपनी बहन पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम खाओ, पियो और मौज उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा नाकाम इंसान यही कर सकता है। इसने एक कदम मजीद विलियम की जानिब बढ़ाते इस पर लफ्ज़ों का कारी वार किया।
विलियम की नजरें इसी के चेहरे पर जमी थीं। अगले ही पल वो हंस दिया, इस्तेहज़ाई हंसी। जेनी के साथ निशा की नज़र इन्हीं पर थी। वो जानती थी कि जैकब विलियम को उकसा रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, एक चीयर्स तो बनता है, इसने जैकब के ही अंदाज में कहते पास से गुजरते बीरे को हाथ से इशारा किया। बीरा हाथ में ट्रे लिए हाजिर हुआ। मशरूब का गिलास उठाते इसने जैकब को चमकती आंखों से देखा। इसकी इस हरकत पर जैकब के चेहरे पर उलझन उभरी। तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार वो भी कदम बढ़ाए आगे हुआ। पर जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, बाखुदा वो कोई और नहीं कर सकता। इसने गर्दन मोड़कर एक नज़र निशा को देखा, जो हिरासा नज़रों से इसे उन्हें उन्हें ही देख रही थी जो हिरासा नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। बड़की कुमकुमों की रोशनी में से विलियम के चेहरे पर जो तासुर नजर आया, वो तासुर ठीक नहीं था। विलियम ने हाथ में पकड़ा मशरूब का गिलास निशा की जानिब करके चीयर्स का इशारा किया और फिर हाथ वापस खींच लिया। विलियम, डोंट, वो जेरे रब बुड़बुड़ाई, आंखों से इल्तिजा की। पर आप सब जानते हैं, विलियम एंड डोंट्स नेवर वर्कड। अगले ही पल विलियम ने रुख वापस जैकब की जानिब किया और फिर ग्लास ऊपर उठाकर जैकब के सर पर मशरूब उड़ेल दिया। ये इतना तेज़ी से हुआ कि जैकब समझ ही नहीं पाया। इसे विलियम से ऐसी तवक्का नहीं थी। निशा समेत जेनी का भी रंग फक हुआ। मशरूब जैकब के मनहूस चेहरे से गुजरता इसके महंगे कपड़ों तक गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? इसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। विलियम ने मेज़ पर रखी बिस्की उठाई और पूरी कुव्वत से जैकब के सर पर दे मारी। छनाके की आवाज़ के साथ साथ निशा की खौफनाक चीख उभरी। विलियम! जॉर्ज चिल्लाता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। हॉल को तो जैसे सांप सूंघ गया। जैकब लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसकी पेशानी से खून की पतली लकीर चेहरे पर बहती चली गई। मिस्टर अल्बर्ट का रंग फक हुआ, जबकि मिस्टर जोसेफ साकित रह गए। इनके सामने ही जॉर्ज ने विलियम का रुख अपनी जानिब करते एक जोरदार घूंसा इसके मुंह पर मारा था। बात यही रुकी नहीं थी, क्योंकि विलियम ने भी वापस मारना मुनासिब समझा। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। जॉर्ज इसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। हॉल में सरगोशियां फैल गईं। लोग मुंह पर हाथ रखे तमाशा देख रहे थे। कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहा था। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो गए हो। इससे खुद को छुड़वाते जॉर्ज को धक्का दिया और फिर हलक के बल चिल्लाया। मिस्टर अल्बर्ट समेत काफ़ी लोग जैकब के ऊपर झुके हुए थे, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई थी। वो तकलीफ से कराह रहा था। पागल आप हो गए हैं डैड, वो बुत बने मिस्टर जोसेफ को खड़े देखकर चिल्लाया, जिनका चेहरा स्पॉट था। आंखों का सटपन सबको जमाकर मार देने की सलाहियत रखता था। इनकी गिरफ्त हाथ में पकड़े नाजुक से मशरूब के गिलास पर थी। वो इसे पूरी कुव्वत से भींच रहे थे, जबकि दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। वो अपनी जगह से नहीं हिले। ड्रैकुला जैसे चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। पागल मैं नहीं, निशा हो गई है, जो एक ऐसे शख्स से शादी करने को तैयार है जो एक नंबर का खबीज़ है। वो इसी लहजे में चिल्लाया। चेहरा सुर्ख था, जिस्म में लर्जिश थी, जबकि गर्दन की नसें उभर आई थीं। निशा जेनी के साथ लगी अपने हिचकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। पागल आप है डैड, जिन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी पहचान, अपनी हुर्मत अजीज़ है, जो अपने मतलब के लिए अपनी औलाद का सौदा कर रहे हैं। वो उन्हें ज़ख्मी निगाहों से देखते चिल्लाया। लोग सांस रोके इसकी बातें सुन रहे थे। कैमरा की फ्लैश लाइट कभी विलियम तो कभी मिस्टर जोसेफ पर पड़ रही थी। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जॉर्ज, जो इनकी हर बात पर सर झुका देते हो। अपने कंधे को झटका देते इसने अपनी जैकेट ठीक की। मिस्टर जोसेफ ने एक नज़र निशा को देखा। निशा की नज़र भी इनकी जानिब उठी थी। आंखों ही आंखों में कई तासुरात का तबादला हुआ। मिस्टर अल्बर्ट जैकेट को वहाँ से लेकर हॉल से निकल गए थे। निशा को रोते देखकर विलियम इसकी जानिब बढ़ा। निशा, डोंट वरी, प्लीज़ रो मत, मैं हूँ ना। इसके हाथ थामते विलियम ने इसे बच्चों की तरह पुचकारा, पर अगले ही लम्हे वो साकित रह गया जब निशा ने एक झटके से इसे धक्का दिया। तुम क्यों हो विलियम, तुम क्यों हो?
वो हलक के बल चिल्लाई, आंखों का काजल बह निकला। वो गुलाबी आंखें और सुर्ख रंगत के साथ नफरत भरी निगाहों से विलियम को देख रही थी। निशा, निशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो अगले ही पल फिर से इसकी जानिब बढ़ा। दूर रहो मुझसे, वो फिर से चिल्लाई। विलियम तो जैसे अपनी जगह पर जम गया, आंखों में हैरानी ही हैरानी थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मेरे बाप भाई जिंदा हैं। वो पहली बार यूँ किसी के मुकाबिल आई थी। निशा, विलियम सदमे से बुड़बुड़ाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसे अपनी ही आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। मेरा भाई जॉर्ज है। तुम सौतेले हो विलियम, और सौतेले बनकर हम सबकी ज़िंदगी अज़ाब बना चुके हो। आखिर तुम चले क्यों नहीं जाते? विलियम लड़खड़ा गया। इसकी रंगत सदमे से जर्द पड़ गई। अनकबूत हमेशा इस भरम में जीता है कि इसका घर सबसे मजबूत है। विलियम का भरम टूटकर किरची किरची हुआ। इसके साथ ही इसका दिल भी। शायद ये अब कभी ना जुड़ पाता। सौतेला, वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। क्या वो इनका सौतेला था? हाँ, तुम सौतेले हो, और इसे याद रखो, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नफरत है मुझे तुमसे। अब खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ दो। वो हाथ बांधकर चिल्लाई और फिर करीब खड़ी जेनी से लग गई। जेनी ने बाहें फैलाकर इसे हौसला दिया, जबकि विलियम तो जैसे जम सा गया था। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, लट्ठे की मानिंद, और अंदर से किसी ने रूह खींच ली थी। मिस्टर जोसेफ ने गहरा सांस लेकर गर्दन अकड़ा ली। इनकी आंखों में फाते जैसी चमक थी। जॉर्ज आगे बढ़ा। सुन लिया तुमने? अब दफा हो जाओ। इसने विलियम को नफरत से धक्का दिया। वो जो बेजान सा खड़ा था लड़खड़ा कर गिरा, और फिर खाली खाली नजरों से मिस्टर जोसेफ को देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट, और इनकी आंखों की चमक चीख चीख कर कह रही थी, विलियम जोसेफ, ऊंचा उड़ने की कोशिश में थे ना? गिर गए ना मुंह के बल तुम? विलियम को वो शख्स अपना बाप नहीं, कोई अनजान आदमी लगा। वो खुद पर काबू पाते उठ खड़ा हुआ, एक नज़र जॉर्ज पर डाली, फिर जेनी के गले लगी सिसकती निशा पर। मंजर धुंधला गया। वो जख्मी निगाहें लिए पलट गया। अब वो भागते हुए दूर जा रहा था। तमाशे के साथ साथ पार्टी भी ख़त्म हो गई, और जेनी को लगा जैसे सब खत्म हो गया। वो गीली पथरीली सड़क पर अंधाधुंध भाग रहा था। निशा के अल्फाज हथौड़े की तरह समाज से टकरा रहे थे। तुम सौतेले हो। इसने तो अपनों के लिए अपनी शनाख्त तक खो दी थी, वही अपने सौतेले कब हो गए? दिल में ऐसा दर्द उठा कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो पता नहीं कितनी देर भागता रहा। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। एक दो बार किसी गाड़ी से टकराकर गिरा भी, पर रुका नहीं। पता नहीं कितनी देर। फिर वो थक हार कर निस्बतन सुनसान जगह पर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। विलियम जोसेफ, तुम बुज़दिल हो। मुझे नफ़रत है तुमसे। इस शादी की कोई हकीकत नहीं है। मुझे नफ़रत है तुमसे। मिली जुली आवाज़ें इसे पागल करने को तैयार थीं। वो खुद के गिर्द बाजू लपेटे घुटनों में सर दिए बैठा था। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। बारिश हल्की थी, पर बौछार रोकी नहीं थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ हॉर्न बजाते गुजर रही थीं। वो यूं ही अपना सर घुटनों में दिए बैठा रहा, ताकि वो आवाज़ें इसका पीछा छोड़ दें। वली, और फिर एक ममता भरी आवाज़ उभरी। विलियम ने अंदर जलती आग बुझने लगी। मैं चाहती हूँ तुम अपने परवरदिगार को याद रखो। कोई इसे पुचकार रहा था, कोई इसे पुरसुकून कर रहा था। कई लम्हे वो यूं ही बैठा रहा। इश्ताहाल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गया। घुटनों से सर उठाया तो अपने साथ बैठी जेनी को देखकर हैरान हुआ। वो नंगे पाँव इसके करीब बैठी थी। बाल और कपड़े विलियम के साथ ही भीग रहे थे। आई एम सॉरी, वो हौले से बुड़बुड़ाई। विलियम नाक की सीध में देखता रहा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसने बिना जेनी की जानिब देखे सवाल किया। जेनी ने रुख मोड़ कर इसे देखा। आंखों में कई शिकवे थे। वो सब जानता तो था। तुम्हारे लिए, वो बस इतना ही कह पाई। तुम ये सब मत करो, खाली हाथ रह जाओगी। वो बुड़बुड़ाया। क्यों? वो इसी के अंदाज में बोली। आज जो भी हुआ वो गैर मुतवक्का था। इसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। विलियम खामोश रहा। बताओ विलियम, आखिर तुम्हारे पीछे इतना क्यों भागना पड़ रहा है?
वो फिर से गोया हुई। मत भागो, इसने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। वो मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था ताकि अंदर जलती आग बुझ जाए। क्यों ना भागूं? मुझे कोई वजह दो। वो बसी थी। मेरे पीछे भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं शादीशुदा हूँ। जेनी को लगा जैसे एडिनब्रा के सारे किले इस पर गिर गए हों। हड्डियाँ टूटने की तकलीफ महसूस हो रही थी। वो हिल भी ना पाई। मेरी एक बीवी है, मैं इसका वली हूँ और इसके लिए मुझे जाना है। जानता था वो काबिल भरोसा नहीं थी, फिर भी बता रहा था ताकि कम से कम वो पीछे हट जाए। जेनी फटी फटी निगाहों से इसे देखे गई। ये कैसा राज अफ़शा किया था विलियम ने? इसने थूक निगल कर गला तर किया। कुछ बोलना चाहा, पर अल्फाज दम तोड़ गए। जॉर्ज अच्छा लड़का है, इसे तकलीफ मत दो। वो दरख्वास्त करता उठ खड़ा हुआ। जेनी की ज़बान तालू से जा लगी। वो कुछ बोल ही ना पाई। इसकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। उन्हीं हेडलाइट्स की रोशनी में बरसती बूंदों के दरमियान इसने विलियम को खुद से दूर जाता महसूस किया। वो इसकी पहुंच से बहुत दूर जा रहा था और भी एडिनबरा ने इसके अपनी बीवी का वली होने पर मुहर जब्त कर दी थी। रईस पेंशन में उतरने वाली ये सुबह हमेशा की तरह चमकती हुई थी। लॉन्च में आलमगीर और औरंगज़ेब खानदान का रश लगा हुआ था। ज़रदाश औरंगज़ेब, अहमद औरंगज़ेब साहब के अलावा आलमगीर खानदान के सभी नफूस वहाँ मौजूद थे, सिवाय फलक के। वजाहत आलमगीर, इनकी बीवी और इनके दोनों बेटे बिशारत और फ़ख्र अपनी अपनी बीवियों के साथ मौजूद थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो सब संजीदा बैठे रईस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वजाहत आलमगीर चाहते थे कि आज रईस और फलश के रिश्ते को किसी न किसी किनारे लगा ही दिया जाए। वो लोग बातों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। अहमद औरंगज़ेब साहब तो बोल ही नहीं सकते थे। वो बस गर्दन हूँ या हाँ में हिलाने पर ही इक्तफ़ा करते, जबकि ज़रदाश औरंगज़ेब मसरूफ़ दिखाई देती थी। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर रईस दिखाई दिया। वो फ़ोन कान से लगाए दूसरा हाथ पैंट की जेब में डाले सीढ़ियाँ उतर रहा था, जबकि ध्यान फ़ोन की जानिब था। वो आज अभी तक ऑफिस नहीं गया था। शायद इसे भी अंदाज़ा था कि आज इसे ज़रूरी काम निपटाना था। सफ़ेद ट्राउज़र शर्ट पहने वो रफ से हुलिये में था। वो चलता हुआ इन सब तक पहुंचा और फिर मोबाइल सामने पड़ी मेज़ पर रखते सिंगल सोफे पर बैठ गया। टांग पर टांग चढ़ा ली। इसका अंदाज ही ऐसा होता था कि सामने वाला मरऊब हुए बिना रह ना पाए। इस वक्त भी सबको जैसे सांप सूंघ गया। जी चचा जान, बोले, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको? उन्होंने बराह रास्त वजाहत आलमगीर साहब से सवाल किया, जो अहमद औरंगज़ेब साहब के साथ बैठे थे। इनकी व्हीलचेयर सोफे के साथ रखी थी। आज शाम हम सब वापस जा रहे हैं, तो सोचा जाने से पहले तुम्हारी और फलक की शादी की तारीख रखते हैं। फलक की उम्र हो गई है और तुम अपनी उम्र निकाल रहे हो। लहजे में सिंधी अंदाज नुमाया था। रईस मुस्कुरा दिया। फलक की शादी कर दें आप लोग? किसने रोका है? इसने अनजान बनते उल्टा सवाल किया। फ़ख्र के चेहरे पर नागवारी उभरी। इसे रईस पसंद नहीं था और इसकी ये बातें मज़ीद खून जलाती थी। वजाहत साहब ने ज़ब्त का कड़ा घूंट भरा, जबकि अहमद औरंगज़ेब साहब वजाहत साहब ने सबका कड़ा घूंट भरा, जबकि अहमद औरंगज़ेब साहब शिकस्त मुर्दा नज़रों से इसे देखे गए। इसे मिराजुद्दीन की बेटी मिल गई थी। अब तो वो किसी सूरत फलक को नापना था। मैं तुम्हारी और फलक की शादी की बात कर रहा हूँ। वो पिछले 13 सालों से तुम्हारे साथ मंसूब है। उन्होंने चबा चबा कर कहते याद दहानी कराई। अच्छा, इसने दाढ़ी खुजाई। पर मुझे नहीं याद कि मैंने किसी ऐसे रिश्ते के लिए हाँ की हो या फिर कभी किसी को मंगनी की कोई अंगूठी पहनाई हो। वो तपाने वाले अंदाज में बोला। फ़ख्र ने सबसे मुट्ठियाँ भींची। भाई, आप जानते हैं चचा किस पसे मंज़र में बात कर रहे हैं। आप साफ साफ बात करें प्लीज़। ज़रदाश ने बात वाज़ेह करना चाही। वो नहीं चाहती थी कि मुश्किल से जुड़ा ख़ानदान फिर से टूट जाए।
صاف بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی اور میں فلک سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ سب اس کی زندگی برباد مت کریں۔ رئیس وجاہت صاحب دبی دبی آواز میں چلائے، وہ تمہاری عورت ہے، تم سے منسوب ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، تم یوں نہیں مکر سکتے۔ میں نے کبھی ہاں ہی نہیں کی تھی چچا، اور میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میری وجہ سے فلک کی زندگی خراب مت کریں۔ وہ ابھی بچی ہے، اسے اپنی پہچان بنانے دیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنے اپنے مرد کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ حد ہے بھائی۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ فخر کا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارے اور 32 کے 32 دانت باہر نکال دے۔ جس سمجھوتے کی بنا پر یہ رشتہ ہوا تھا، اسے بھولو مت۔ اس بار ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ رئیس سمجھوتے نہیں کرتا، سلگانے والے انداز میں اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے اپنا حق لیا تھا اور بدلے میں کسی عورت کا توق گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس بات سے بے خبر اس کے الفاظ ایک نازک لڑکی کے جذبات کو تہز نہز کر رہے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا گیا۔ 13 سال پہلے رئیس گروپ پر ایک برا وقت آیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور وہ پیسے اسے اپنے خاندان سے مل سکتے تھے، اس خاندان سے جنہوں نے احمد اورنگزیب صاحب کو سالوں پہلے جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ اس نے 13 سال پہلے عالمگیر خاندان سے رابطہ کیا اور اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ صلح صفائی کے بعد یہی طے پایا گیا تھا کہ اسے اسی صورت میں حصہ مل سکتا تھا اگر وہ خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور خاندان میں اس وقت صرف 10 سالہ فلک تھی۔ رئیس نہیں مانا، پر اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ یوں احمد اورنگزیب اور احمد عالمگیر دونوں بھائیوں نے خود ہی سمجھوتا کر لیا۔ رئیس کو اپنے کام سے مطلب تھا۔ سمجھوتا ہو گیا، جائیداد مل گئی، فلک اس کے نام ہو گئی اور دونوں خاندان پھر سے ملنے جلنے لگے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد احمد عالمگیر، جو کہ احمد اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے، وہ وفات پا گئے۔ یہ رشتہ مزید پکا ہو گیا کہ ان کی آخری خواہش تھی، پر رئیس لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ 10 سال سکون سے گزر گئے، وہ مزید بلندیوں پر چلا گیا، پر 3 سال پہلے سے فلک نے اس سے رابطہ شروع کر دیا۔ وہ پاگل لڑکی پتہ نہیں کتنے خواب سے جائے بیٹھی تھی۔ 3 سالوں میں رئیس نے 13 بار انکار کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ وہ پرانی اور بوسیدہ روایتوں کا قائل نہیں تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ خاندان والے کس قدر اپنی روایت سے جڑے تھے۔ فلک بوڑھی بھی ہو جاتی تو اس کی شادی کسی اور سے نہ کی جاتی۔ میری بہن کے بارے میں تمیز سے بات کرو رئیس۔ فخر اس بار ضبط نہیں کر پایا۔ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھتے۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ فخر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا، اس جاہل شخص سے فلک کو باندھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ اس قابل نہیں ہے، وہ غصے سے چلایا۔ بشارت نے اس کا بازو پکڑتے اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ رئیس خاموش بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ تم معاہدہ توڑ رہے ہو رئیس، وہ جائیداد تمہیں مفت میں نہیں ملی تھی، میں نے اپنا حق لیا تھا، میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ بھوئیں سکیڑے وہ انہی کے انداز میں بولا۔ وجاہت صاحب نے احمد اورنگزیب صاحب کی جانب دیکھا جو نہ ماں کے لیے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا، فخر غصے سے کہتے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے لپکی۔ رئیس کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھیں۔ سالوں بعد جڑا رشتہ ایک بار پھر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وجاہت صاحب احمد اورنگزیب صاحب سے مزید کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فیصلہ مہنگا پڑے گا تمہیں، بشارت اس سارے معاملے میں پہلی بار بولا تھا۔ سستی چیزیں رئیس کو ویسے بھی نہیں پسند۔ مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، جب سامنے سے آتی فلک پر نظر پڑی۔ نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ہزاروں شکوے تھے۔ سادہ سیاہ قمیض اور اجرک کی شلوار پہنے، دونوں دوپٹہ کندھوں پر لہرائے، دوپٹہ کندھوں پر بکھرائے، بالوں میں پنسل پھنسائے، وہ بنا کچھ کہے قریب سے گزر جانا چاہتی تھی کہ اچانک رئیس نے اسے پکارا، سنو! پر وہ نہیں رکی۔
इसे रईस की कोई बात नहीं सुननी थी। वो नजरअंदाज करते चलती रही, पर अगले ही लम्हे रईस ने पलटकर बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। फलक इस आफत पर घबरा गई। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो फलक, तुम बच्ची नहीं हो अब। इसकी उंगलियां फलक को अपने बाजुओं में घुसती महसूस हुई। आंखों से निकलते शोले इसे जलाकर राख कर देना चाहते थे। बाजू छोड़े मेरा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दिल के साथ साथ रईस ने इसकी इज्जत नफ्स पर भी कारी वार किया था। शहद रंग बाल जो मुश्किल से बांधे थे, इनकी आबशार खुलकर कमर पर बिखर गई। ये आखिरी वार्निंग है। आइंदा मेरा दिमाग तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा आप कर भी नहीं सकते। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर ज़ुबान बंद नहीं हुई। शहद रंग आंखों में नमी भरने लगी। किसी के 13 सालों को ज़ाया करना कोई आपसे सीखे। ना चाहते हुए भी इसने शिकवा कर दिया था। 13 साल, 13 साल। वो गुस्से से दहाड़ा। 13 साल इंतज़ार करना तुम्हारी मजबूरी थी। ये रिश्ता ना भी होता तो 13 साल वैसे भी गुजर जाते। शादी की उम्र तुम्हारी अब है, 13 साल पहले नहीं थी। ये ड्रामा बंद करो कि तुमने मेरा इंतज़ार किया है। ये 13 साल तुम्हारे ही रहे हैं। ये 13 साल तुम्हारे ही रहे हैं। तुमने बचपन से लड़कपन और फिर जवानी में कदम रखा। ये 13 साल तुम्हारी नशोनुमा के थे। ये 13 साल तुम्हारी तालीम और तरबियत के थे। उन्हें किसी फजूल रिश्ते का नाम मत करो। एक झटके से इसका बाजू छोड़ा। फलक लड़खड़ा गई। शहद रंग आंखों में मारे खिब्बत के आंसू भर आए। तुम्हें पता है इंतज़ार क्या होता है? वो अब भी इसके सामने दीवार बने खड़ा था। जब एक इंसान बालिग होने के बाद अपनी ज़िंदगी के 23 साल किसी मरे हुए इंसान के लिए गुजार दे, ये होता है इंतज़ार। क्या तुम आइंदा 23 साल मेरे लिए बैठी रहोगी? नहीं ना? तो फिर ये ड्रामे बंद करो। इसने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को नॉर्मल किया। गंदमी रंगत में जलाल की सुर्खियाँ घुल गई थीं। फलक ने बेयकीनी से पलकें झपका कर इसे देखा। ये कौन सा राज था जिससे वो ना वाकिफ थी? विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टर यार विक्टिम कार्ड मत खेलो फलक, क्योंकि मैंने 23 सालों में नहीं खेला, वरना मुझसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं होगा। एक आखिरी तायराना नज़र इस पर डालता वो इसके पहलू से गुजर कर चला गया। पता नहीं इस शख्स को इतना गुरूर किस बात का था। हालांकि वो चाहती तो खड़े खड़े पूरे रईस ग्रुप को खरीद सकती थी, पर कुछ चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता। इनकी बस तमन्ना की जा सकती है। भारी भारी दिल लिए वो वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ गई।